मान के चलें कि चलिए एक शुरुआत तो हुई है। देखिए, कोई भी बदलाव तो होना ही है और आज जो बदलाव हुआ है वो स्थायी नहीं होगा, वो आगे भी बदलाव होना ही है। मेरा मानना है कि अगर हमें ऐसे लोगों से, जो लोग चोरी करते हैं, कदाचार करते हैं, अगर उनसे अगर हमें आगे रहना है तो हमें बदलाव करते रहना है। तो कोई भी बदलाव देर से नहीं है। ये ज़रूर है कि जिस पृष्ठभूमि में यह बदलाव किया गया है वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बदलाव होना ही था। हमने आते आते इसको लागू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके काफ़ी सार्थक परिणाम होंगे। एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जैसे बदलाव तो बहुत सारे हैं। जैसे मैं पूरे नियमों को पढ़ रहा था तो अब ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम कदाचार मुक्त होने वाला है। लेकिन जो पिछले पेपर लीक हुए थे सर, आपने भी उस वायरल वीडियो को देखा होगा जिसके जरिए अभी भी कार्रवाई चल रही है, उस पर अभी भी पूरा मामला चल रहा है। आरा में एक पूरे क्लासरूम के अंदर अलग से परीक्षा दी जा रही थी और अभी जो ये बदलाव किए गए ये बताते हैं कि आपके परीक्षा का पैटर्न बदला है। इसमें क्वेश्चन पेपर डिलीवर होने से लेकर आंसर शीट को जमा करने तक की एक अपनी प्रक्रिया होगी जो पूरी डिजिटली होने वाली है। लेकिन जो ये सेपरेट एक व्यवस्था कर दी गई थी उससे कैसे निजात पाएंगे? देखिए, मैंने भी ये जब देखा था, पढ़ा था इसके बारे में, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे भी बताया गया था कि किस किस मोडस ऑपरेंडी से लोगों ने ये कदाचार किया। तो हमारा प्रयास है कि हम उन सब चीज़ों से सीख लेते हुए उसको परिवर्तन करें। आपने देखा होगा कि अभी भी हमने कल एक परीक्षा कराया और उस परीक्षा में भी हमने जो नई पद्धति अपना जो लगाया उसको लागू भी किया कई चीज़ों को। जैसे मैं बताता हूँ कि एक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर जो है वो पहले सेंटर में अगर परीक्षा 12 बजे अगर शुरू हो रही है और लड़कों को, अगर कैंडिडेट्स को प्रवेश की अनुमति 11:15 तक है तो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो करीब 11:15, 10:30, 11:15 तक में पहुंच जाता था सेंटर में। तो करीब 1 घंटा ऐसा समय रहता था 10:30 से 11:15 के आसपास का, जिसमें कि सेंटर पर परीक्षा पत्र या प्रश्न पत्र पहुंचा हुआ है और कैंडिडेट्स भी आ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ही जो आपने बताया कि आरा में ऐसा हुआ कि 2 कमरे में पहले से बैठा करके लिख रहे हैं, तो मैंने इसमें यह परिवर्तन किया कि अब 11 बजे ही प्रवेश बंद हो जाएगा। 11 बजे ही सभी कैंडिडेट्स को अपने अपने सीट्स पर बैठ जाना है और हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 11 बजे के बाद ही पहुंचेगा जी। और उसके दूसरा एक परिवर्तन हमने ये किया कि प्रश्न पत्र जो पहले सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में खुल जाता था और उसके बाद वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता था, उसको बदल करके हमने कहा कि नहीं, प्रश्न पत्र जो अंतिम लिफाफा जो सील रहेगा वो एग्जामिनेशन हॉल में ही खुलेगा और वो सभी कैंडिडेट्स के सामने खुलेगा। तो इससे जो आरा में जो पहले से जो बैठा करके 1 घंटा पहले बैठा करके बच्चों के कैंडिडेट्स के से दे दिया गया पद, वो नहीं हो पाएगा और कैंडिडेट्स बताएंगे कि उनके सामने हुआ कि नहीं हुआ। मैंने इसमें एक कदम आगे जाकर के यह भी कहा कि अगर आप परीक्षा हो जाने के बाद जब सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया और कैंडिडेट्स जब चले जाते हैं वापस, उसके बाद कॉपीज अगर सील्ड होता है और वो भी अगर सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में सील्ड होता है तो उसमें भी मैनिपुलेशन की गुंजाइश रह जाती है। तो उसको भी दूर करने के लिए मैंने ये कहा कि अब कैंडिडेट्स अनुरोध है और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स परीक्षा होने के बाद 15 मिनट कम से कम रुक जाएं और अपने सामने उनको मतलब सील होना चाहिए। कॉपीज जो उनका है, उनका जो OMR शीट होगा वो एक हमारा एक स्टेशनरी रहेगा, एक लिफाफा रहेगा टैम्पर प्रूफ, उसमें उनके सामने वो सील्ड होगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो कैंडिडेट्स लोग रुक करके इसको देख लें। हमने ये प्रयास किया कि जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इसमें लूप होल है, लीकेज की संभावनाएं हैं, हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन कहाँ कहाँ संभावित हो सकता है उसको समझ करके वहाँ हमने उसको दूर करने का प्रयास किया है। और कई बातों को मैंने पिछले अपने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से भी और अपने आदेशों के माध्यम से भी पूरे आयोग का अनुमोदन ले करके हमने जो चीज़ें बदलाव हमने किया है वो बदलाव हमने कैंडिडेट्स को और पब्लिक को, लोगों को बताया है। लेकिन कई ऐसे बदलाव भी मैंने किया है। ऐसा नहीं है कि
जितना बदलाव मैंने बताया है सिर्फ उतना ही बदलाव किया है। कई ऐसे कार्य होते हैं जो गोपनीय तरीके से लोगों के सामने नहीं होते हैं, जैसे स्ट्रांग रूम की एक्टिविटीज़ है, इवैल्यूएशन का जो है मूल्यांकन का तरीका है, कोडिंग का सिस्टम है, वगैरह वगैरह। ये सारे चीज़ जो है वो गोपनीय होते हैं। और उसमें जो मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने पाया कि जो पद्धति जो सिस्टम 20 साल पहले जो चालू किया गया था उसमें कोई बदलाव अगर नहीं आया है तो मेरा यह मानना है कि जो कदाचार करने वाले तब तो हमें इसका तोड़ तो ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ज़माना था 20 साल पहले कोई व्हाट्सअप, कोई मोबाइल, कोई कैमरा नहीं हुआ करता था। और आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतना है और सब लोग इसके काफ़ी हुनरगर हैं यहाँ पर लोग, तो इसका निश्चित तौर पर तोड़ लोग निकाल चुके होंगे। इसलिए मैंने उसको बारीकी से समझा और वैसे भी परिवर्तन मैंने किया है जो मैं पब्लिक डोमेन में तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये लोगों को ज़रूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम जो बन करके अगर पूरे तौर से जब लागू हो जाएगा तो इसमें फिर से लीक करने का, इसमें कदाचार करने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाएगी और ये थोड़ा भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो पाएगा और इसका परीक्षा का जो फल भी जो निकलेगा, रिजल्ट जो आएगा वो भी काफ़ी फेयर होगा। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी तक जितना भी कॉपीज़ वगैरह सब जो होता था बिल्कुल वो आरटीआई के माध्यम से ही लोग उसको हासिल करते थे। अभी मैंने ये परिवर्तन किया कि हम सबका जो पीटी से ले करके मेंस तक का सबका कॉपी ओएमआर शीट सभी कैंडिडेट्स का हम वेबसाइट पर डाल देंगे और उन्हें आरटीआई से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा भी समय बचेगा, उनका भी समय बचेगा। और इससे एक दूसरा लाभ यह भी है, अगर इवैल्यूएटर को मालूम है कि उनके द्वारा मूल्यांकित कॉपी पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक उसको देख सकती है, अपना कैंडिडेट देख सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि उनमें भी थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आएगा, उनमें भी थोड़ा भ्रष्टाचार में कमी आएगा। और जो कोडिंग सिस्टम में मैंने जो परिवर्तन किया है वो जब लागू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ये फुल प्रूफ हो सकेगा। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर हम ये मानते हैं कि कोई भी सिस्टम हमने बना लिया और उसका कोई तोड़ नहीं निकालेगा तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे चुनाव में निर्वाचन की प्रक्रिया में हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि हमें वैसे लोगों से 2 कदम आगे रहना है। इसलिए मैं भी मानता हूँ कि जो परिवर्तन हम आज करेंगे वो 2-3 साल के बाद वो भी पुराने हो जाएंगे और फिर से नए सिरे से कुछ न परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने उसकी एक शुरुआत रखा है, उसका एक नींव रखा है और मैं ऐसे दिशा देना चाहूँगा कि ये परिवर्तन हर बार कुछ न कुछ नया परिवर्तन ज़रूर हो ताकि लोग हम उनसे बच सकें, वैसे लोगों से जो इस सिस्टम को समझ करके उसके लूपहोल का नाजायज़ फायदा उठाते हैं। और मुझे लगता है कि आप बिहार तक पर ये जरूर दावा कर रहे हैं कि 99% तो मान के चलें कि अगली जो परीक्षा होगी वो कदाचार मुक्त होगी। एक सवाल इससे ये बनता है सर, ये जितने भी बदलाव किए गए जो आपने एग्जाम्पल दिया, हम मानते हैं कि हाँ इससे पेपर ठीक हो जाएगा, बिहार में आगे ऐसी खबर नहीं आएगी, लेकिन बिहार में बीपीएससी के अंदर जो सिस्टम में रह के कुछ लोग मौजूद थे जिनकी मौजूदगी देखने को मिली, जो अभी तक जांच का विषय है, आखिर उसमें कैसे सुधार किया जाएगा? ये तो हमने पूरे सिस्टम को चेंज किया कि प्रश्न पत्र कैसे आएगा, कैसे पहुंचेगा, लेकिन सिस्टम के अंदर की कमियों को ये पूरा मतलब बीपीएससी कैसे इसमें बदलाव करेगा सर? क्योंकि इसे लेकर लगातार छात्र सवाल उठाते रहे, कई अधिकारियों के उसमें नाम आ गए, कई पुलिस वालों के नाम आए, बल्कि परीक्षा लेने वाले सेंटर पे सवाल उठा, उसके जो हेड एग्जामिनर बनाए गए उन पे सवाल उठाया गया। तो इसके लिए क्या प्रावधान कर रही है बीपीएससी? देखिए, मैंने जैसा बताया कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गोपनीय तरीके से कार्य किए जाते हैं, उनमें जो मैंने बदलाव किया है उसका खुलासा मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि जो चीज़ अगर सामने से दरवाज़ा अगर बंद है और पीछे से अगर खिड़की खुली है तो चोरी तो होगा ही। तो कुछ हद तक स्थिति ऐसी थी जहाँ मुझे जो अपने सिस्टम के अंदर में जहाँ मुझे लीकेज लगा या जहाँ पर मुझे लगा कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि संभावना है अगर हम ऐसा मौका देंगे, जैसे खिड़की अगर पीछे से खुला रहेगा तो चोरी तो होगा ही। तो मैंने वैसे सिस्टम में जो आमूल परिवर्तन किया,
जी। और उसको चिन्हित भी किया। और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि कोडिंग का जो सिस्टम है वो 20 साल पुराना सिस्टम जो था, उसको हम आज भी अगर उसको आंख बंद करके उसको फॉलो करते रहेंगे तो हम गलती करेंगे, क्योंकि तभी वो चोरी कर सकता है। तो हमने उसमें भी परिवर्तन कर दिया है। तो अब उसमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की जो बातें हैं, जो हमारे मानव बल में अगर कोई कमी है, कोई भ्रष्ट हैं, तो उनका वो उस एलिमेंट को हम कम कर रहे हैं। जैसे एक थोड़ा सा मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ कि अगर हमारे स्ट्रांग रूम में कोई भी सामान अगर जाता है तो स्ट्रांग रूम तो बेशक वो हमारे कैमरा की नज़र में रहता है और वो लॉक भी रहता है, लेकिन मेरे स्ट्रांग रूम में एक ही परीक्षा का तो सामान नहीं है, उसमें एक से अधिक परीक्षा का उसमें सामान है। और अगर उसमें किसी दूसरे परीक्षा के नाम से कोई अगर एंटर करता है और किसी और परीक्षा का अगर सामग्री उसमें रखा हुआ है, उसको चुपके से निकाल करके ले आता है या वहीं पर अंदर में ही उसमें कुछ परिवर्तन कर देता है, मैनिपुलेट कर देता है, तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो यह हमारे एक सिस्टम की कमजोरी थी। तो इस कमजोरी को मैंने दूर किया है और दो तरीके से। एक तो उसके अंदर की जो व्यवस्था है उसमें मैंने सुधार किया, और दूसरा मैंने ये बताया कि जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे, फाइनली अंतिम रूप से जो सक्सेसफुल होंगे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के पीटी के ओमार शीट्स, उनके कॉपीज़, उनके इंटरव्यू, सारे चीज़ों के दस्तावेज को हम फिर से एक बार इवैल्यूएट चेक करेंगे कि उसमें वही व्यक्ति जिसने कि अप्लाई किया था, वही व्यक्ति पीटी में अपीयर हुआ, वही व्यक्ति मेंस में हुआ, वही इंटरव्यू में अपीयर हुआ, उसके ओएमआर शीट में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, जो मशीन भी शायद नहीं रीड किया हो, या उसके कॉपीज़ में अगर कोई ओवर राइटिंग तो नहीं किया हुआ है, बाद में तो कोई उसमें नहीं दर्ज कर दिया है चोरी करके, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ का हम एक न्यूट्रल, एक इंडिपेंडेंट स्तर से परीक्षा घोषित करने के पहले, जैसे अगर हमारे 800 कैंडिडेट्स को हम सक्सेसफुल करना है तो उन 800 का मैं सघन चेकिंग करूंगा फिर से, और वो एक इंडिपेंडेंट टीम से कराऊंगा, और उसके बाद ही हम उसका परीक्षा फल को घोषित करेंगे। तो मैं समझता हूं कि कई जगह पर यह डेटरेंट का काम करेगा कि अगर कोई भी अगर इस चीज़ में गलती करता है तो अंतिम स्टेज पर जाकर के सक्सेसफुल होने के बावजूद हम उसका परीक्षा फल रोक देंगे। सर, इससे जुड़ा हुआ सवाल और हम उसको नहीं सक्सेसफुल डिक्लेयर करेंगे। लेकिन एक सवाल जो लगातार दर्शक हमसे पूछना चाहते हैं, उनका कहना है कि बीपीएससी कैलेंडर जारी नहीं करती, ये भी एक बड़ी वजह है कि उनको कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, तिथियां तय कर देनी चाहिए। और बिल्कुल कैलेंडर बिल्कुल जारी होगा। मैंने तो ये भी अब प्रयास मेरा रहेगा, अभी हम जितना बैकलॉग है उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। उसके बाद मेरा ये प्रयास है कि जब मैं कैलेंडर घोषित करता हूँ तो सिर्फ परीक्षा के सिर्फ प्रथम चरण प्रारंभिक पीटी का ही नहीं घोषित करूँगा। मेरे पीटी के साथ साथ अगर आज पीटी हुआ है तो कितने समय के बाद में मेंस होगा और कितने समय के बाद इंटरव्यू होगा, इसका भी कैलेंडर में एक ही साथ घोषित करना चाहूँगा, ताकि कैंडिडेट्स को भी मालूम रहे, हमें भी सेंटर मिलने में आसानी रहे, और कोई दूसरे परीक्षा के साथ अगर क्लैश न हो ऐसा भी रहे। अभी क्या होता है कि अगर हम लास्ट मिनट में करते हैं तो हमें अपने और पड़ोसी राज्यों का भी देखना पड़ता है कि भाई वहाँ पर भी तो कोई एक परीक्षा उस तिथि को तो नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर हम पहले से अगर हम अपना घोषित करके रखेंगे तो फिर हमें वो देखना नहीं पड़ेगा, तब पड़ोसी राज्य को देखना होगा कि वो बिहार बीपीएससी से क्लैश न करे। एक सवाल ये भी आया है कि क्या आप दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बिहार तक पर आप कोई डेट दे सकते हैं कि हम इतने दिनों के अंदर ये सब कुछ बिल्कुल मैटेरियलाइज हो जाएंगी, चीज़ें बिल्कुल फॉर्मल तरीके से छात्रों को मिलेगा? कोई एक तारीख, कोई एक समय सीमा जिसमें ये कहा जाए कि कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा? जी देखिए, मेरे लिए थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर टेक्निकली सिर्फ 5 तारीख को ही ज्वाइन किया, और एक्चुअली कार्य पर मैं 10 तारीख से ही हूँ, और आज 12 ही दिन हुए हैं, और इस 12 दिन के दरमियान में ही कई काम करने हैं, कई काम हम लोगों ने किया है। तो वन थिंग एट ए टाइम अगर हम करते हैं तो मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं बहुत जल्दी पूरा कैलेंडर बना करके दे दूँगा।
लेकिन वो उसकी समय सीमा मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे अभी प्रायोरिटीज़ में कुछ पेंडिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, इंटरव्यू है, वो मैं अभी करा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्दी मान के चलें आप अधिक कि अगले महीने तो मैं निश्चित तौर पर मैं संपूर्ण कैलेंडर, जैसा मैंने बताया कि पीटी अगर मैं करूंगा तो उसी समय मैं बता दूंगा कि पीटी मतलब मेंस और इंटरव्यू कब होगा। ये तो कहा कि बहुत जल्दी हो जाएगा। एक और सवाल दर्शक लिख रहे हैं और मुझे भी याद है, मैंने भी इंटरव्यू किया था अरुणाचल प्रदेश एपी एसएसबी के जो वहाँ पे परीक्षा कंट्रोलर हैं, वो भी अपने बिहार के ही हैं। हमने उनसे बातचीत की थी। दरअसल उसके नाम पर एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर परीक्षा लेके नतीजे दे दिए। क्या बिहार में ऐसा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? देखिए, इसका तो दावा मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या काफ़ी ज़्यादा है और कोई भी व्यवस्था में इतना बड़ा परिवर्तन करना शायद संभव नहीं हो। ये तभी संभव हो पाएगा जब ऑनलाइन परीक्षा हम लेने की स्थिति में हो जाएं। लेकिन जैसा मैंने अभी पता भी किया और हमने यूपीएससी में भी मैं जा कर के लोगों से बात किया, वहाँ के सिस्टम को भी समझा, तो मुझे लगा कि अभी ऑनलाइन सिस्टम में कठिनाई है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कठिनाई है, कुछ सॉफ्टवेयर की भी कठिनाई है, ग्लिचेज आ सकते हैं और उसके सिस्टम को अभी बीट करने का भी एक तरह से है कि वो ब्लैक बॉक्स की तरह एक रहेगा, जो हमें पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर कैसे उसने बीट किया है जी। तो अभी हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रयास जरूर रहेगा, एक समय जरूर आएगा। जैसा मैंने बताया कि परिवर्तन तो करना ही है, परिवर्तन करना ही है और हम करेंगे भी, लेकिन नेक्स्ट डे करना सर, तो क्या अभी मुझे लगता है कि फ्यूचरिस्टिक होगा। संख्या बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, या यूँ कहें कि जैसा कि अभी आपने कहा कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो और इतने सारे छात्रों की संख्या है जो लगातार इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं, तो ये भी एक समस्या है बिहार के लिए? जी देखिए, सब समस्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ हमारे जनसंख्या के कारण से है, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या में छात्र हैं, यहाँ पर ज़्यादा दावेदार हैं। कुछ हमारे सरकारी नौकरी का भी लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, आकर्षण है, और दूसरा विकल्प की कमी भी है, यह भी एक कारण होता है। तो कई ऐसे कारण होते हैं। राज्य की अपनी संस्कृति भी होती है, राज्य में अपनी समस्याएं होती हैं, अपने आधारभूत संरचनाएं होती हैं, सब अलग अलग उनका होता है। इसलिए ये अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों है, और इसी में हमें समाधान निकालना है। नहीं, और हम समाधान निकाल लेंगे। मैं आपके पीछे वाले जवाब पर थोड़ा सा लौटना चाहूँगा, क्योंकि वही सबसे बड़ी बात थी कि जैसा कि मतलब मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मुझे सवाल ऐसे करना चाहिए कि आपने जो बदलाव किए हैं, मैं पूरी बात सुन रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपने कहा कि अब जो प्रश्न पत्र आएंगे वो जीपीएस लगे खास बॉक्स में भेजा जाएगा और उसकी यूनिक आईडी होगी। तो इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अभी हम मानते हैं कि जो ह्यूमन एरर है उसके चांसेस बिहार में बहुत ज़्यादा हैं? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैसा होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम अपने सिस्टम को अगर लीक प्रूफ बनाना है तो हमें देखना है कि कहां कहां ऐसी संभावनाएं हैं। आज नहीं हो रहा है, कल को हो सकता है वो लीक। तो इसलिए वैसी संभावना को देख करके मैंने कहा कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि यथासंभव हम इसको स्मार्ट लॉक लगा करके भेजेंगे। ट्रंक में तो भेजेंगे ही, स्मार्ट लॉक लगाने का भी हम प्रयास करेंगे जिसमें कि एक्टिविटी लॉग हो सके। तो ये हमने जैसा बताया कि हम एंटिसिपेट करते हैं, हम सोचते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये ऐसा गड़बड़ी करने का पॉसिबिलिटी है। जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ हम उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि हम अपने सेंटर वाइज हमारा प्रश्न पत्र जो रहेगा वो यूनिक होगा। अब वो कैसे यूनिक होगा, उसमें क्या पहचान का मार्क होगा, क्या होगा, इसका खुलासा मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के तहत आप इसको यूँ कहें कि अगर आप कि ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के समतुल्य की बात कहें तो वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के तहत हम लोग उसको करेंगे ताकि हम उसको यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो प्रश्न पत्र अगर कोई लीक होता है तो किस सेंटर से होता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि हम 11 बजे, अगर परीक्षा 12 बजे है तो हम 11 बजे छात्रों को अंदर कर लेंगे, उसके बाद ही मेरा प्रश्न पत्र वहाँ पहुँचेगा। इसलिए अगर कोई एक सेंटर से अगर लीक भी होता है तो बाकी सेंटर्स में तो कम से कम छात्र अपने अपने सीट पर बैठे हुए हैं, बाकी सेंटर्स को हमको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ उसी सेंटर को कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ेगी जहां पर कदाचार इस तरह का हुआ है। इससे बाकी छात्रों का भविष्य सुरक्षित मैं रहेगा। आपको ये भी बता दूं कि ये लगातार अब ट्रेंड करने लगा है। छात्र ये लिख रहे हैं कि बीपीएससी पीटी इन 1 शिफ्ट होना चाहिए। सर ये हजारों कमेंट्स ये आ रहे हैं और ये लगातार। यस, अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया और मैं भी इसका जवाब बिल्कुल देना चाहूँगा। आप इसको इस तरह से देखें कि दो अलग अलग समूह में मैं परीक्षा करा रहा हूँ, 2 अलग अलग शिफ्ट है, 2 अलग अलग समूह है। मान लें कि अगर टोटल 6 लाख जैसे कैंडिडेट्स होते हैं तो एक शिफ्ट में 3 लाख कैंडिडेट्स होंगे, दूसरे शिफ्ट में 3 लाख कैंडिडेट्स होंगे। और अगर हम ये मान लें कि हमको टोटल 10,000 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सेलेक्ट करना है तो पहले समूह से हम 5,000 को सेलेक्ट करेंगे और दूसरे समूह से हम 5,000 को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि प्रथम शिफ्ट का अगर परीक्षा सरल है और द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न पत्र ज़्यादा कठिन है, तो सवाल ये है कि प्रथम शिफ्ट के जो छात्र होंगे उनका कंपटीशन जो होगा वो अपने ही समूह में होगा। तो अगर उसमें अगर प्रश्न पत्र अगर सरल भी अगर आ गया तो या कठिन भी अगर आ गया तो वो सभी 3 लाख बच्चों के लिए एक समान होगा ना, और उसमें उसी में से हम आधे लोगों को करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो कोई भी ये प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें ये नहीं माने रखता है कि प्रश्न पत्र कठिन है या सरल है। इसमें यह माने रखता है कि हमारे जो प्रतियोगी हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, वो कैसे हैं, उनकी तुलना में मैं मजबूत हूं या कमजोर हूं। तो हमारी तुलना होगी हमारे समूह के लोग कैंडिडेट्स के साथ। 3 लाख का एक समूह होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा वो हमारे इन प्रथम जो शिफ्ट के अगर हैं तो उन्हीं के साथ हमारा कंपैरिजन होगा, हमारा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो उन्हीं के हिसाब से बनेगा। और मेरा तो ये भी कहना है कि इसमें कैंडिडेट्स लोग अपने भी समझ लें कि परसेंटाइल सिस्टम क्या है। परसेंटाइल सिस्टम 20 वर्षों से, हाँ, परसेंटाइल सिस्टम जो है वो 20 वर्ष से चला आ रहा है। और ये परसेंटाइल सिस्टम एक बहुत ही कारगर तरीका है दो अलग अलग सूची को कंबाइन करने का, मेरिट लिस्ट को कंबाइन करने का। ये बहुत ही कारगर तरीका है और ये तरीका आज से नहीं 20-25 साल से, मैं भी जब अपने छात्र जीवन में मैंने जब एमटेक का गेट का जो परीक्षा दिया था तो परसेंटाइल सिस्टम ही था। परसेंटाइल सिस्टम एक स्थायी तरीका है, एक टाइम टेस्टेड तरीका है। मैं छात्रों से आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि वो खुद भी समझ लें इस परसेंटाइल सिस्टम को और आश्वस्त हो लें, अफवाह में किसी के बहकावे में ना आए। मेरा ये मानना है कि कल को अगर जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा वो कल को डीएसपी बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, उनको अपने कार्यकाल में कई ऐसे स्थिति आएगी जिसमें उनको सामने कई अफवाह आएंगी, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को संभालना होगा। अफवाह पर अगर वो जाएंगे बिना अपना विवेक इस्तेमाल किए हुए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट जो बहकावे में आ गए या अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना अफवाह पर मान लिए, तो वो फिर इसके कार्य कैसे करेंगे अपना, जब उनका सिलेक्शन होगा और जब नौकरी में आएंगे तो अब इस तरह के अफवाह पर अगर जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध होगा कि वो खुद पहले समझ लें कि परसेंटाइल सिस्टम क्या है, और जैसे मैंने बताया कि जिस समूह में वो रहेंगे, जिस शिफ्ट में वो रहेंगे, उनका मेरिट लिस्ट उसी शिफ्ट के हिसाब से होगा, दूसरे से उसको लेना देना नहीं होगा। जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं आपकी मेरिट लिस्ट का परसेंटाइल उसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा। जी जैसे अगर मुझे 10,000 लोगों को फाइनली सेलेक्ट करना है तो 5,000 हम प्रथम में सेलेक्ट करेंगे और 5,000 दूसरे से करेंगे। अगर पहला शिफ्ट में अगर ज़्यादा मतलब सरल भी हो गया और दूसरे शिफ्ट में अगर टॉपर को अगर कम भी नंबर आया तो हम ऊपर से हम 5,000 दूसरे शिफ्ट को भी लेंगे, चाहे उसके टॉपर को प्रथम टॉपर से कम भी नंबर आया हो तो भी हम दूसरे शिफ्ट के ऊपर से 5,000 ले लेंगे और पहले शिफ्ट के भी ऊपर से 5,000 ले लेंगे। क्या लगातार लोग राय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आगे से मतलब वो मुझे कह रहे हैं कि आप जरूर ये कह दीजिए अतुल सर को
कि आगे से यूपीएससी एग्जाम जब चल रहे हो, उनके मेंस या कोई और परीक्षा चल रही हो, उसके बीच में बीपीएससी की परीक्षा ना दे, क्योंकि बिहार के बहुत सारे छात्र दोनों जगह एग्जाम दे रहे होते हैं सर। ये एक क्लैश है। देखिए ये बात सही है, ये बात मेरे समक्ष भी आया था, लेकिन जिस तिथियों को मैंने चुना है उस तिथियों पर ऐसी परीक्षा यूपीएससी की नहीं है। जहाँ तक कैंडिडेट्स को एक साथ दो परीक्षा की तैयारी करने का प्रश्न है, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए पीटी की तैयारी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत है ही नहीं। मेरा तो ये मानना बल्कि यह है कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करके उस स्टेज तक पहुंच गया है तो उसके लिए तो पीटी तो एक तरह से बहुत ही सरल परीक्षा होगा बीपीएससी का। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। उनके पास इतना टाइम है कि वो अपने यूपीएससी की परीक्षा से यहाँ एक दिन आए और अपना बीपीएससी की परीक्षा दे करके वापस चले जाएं। आपने एक और बदलाव किया है कि पीटी के बाद छात्रों को ऑप्शनल का मौका मिलेगा। छात्र ये जानना चाहते हैं कि ये 67 से ही एप्लीकेबल है या 68 से? ये 67 से ही एप्लीकेबल है जी। ये आपके कैंडिडेट से ही में से कुछ लोग आए थे मेरे पास, उन लोगों ने बात कहा था, मुझे लगा कि ये बहुत जेन्युइन बात है। क्योंकि अगर हम दोनों पीटी के बाद अगर मेंस में, और जिस समय पीटी का इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उसके बाद पीटी अभी तक नहीं हुआ है, इस बीच में अगर छात्रों को लगता है कि मुझे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बदल देना चाहिए तो उनको बेशक उनको मौका मिलना चाहिए। अभी भी छात्रों की बनी हुई है और लगातार फेसबुक और उस पर, हालांकि आपने इसका जवाब दिया, इनका सवाल अभी भी वही है कि जो 2 शिफ्ट की बात कही जा रही है, इसके कट ऑफ को कैसे तय किया जाएगा और इसमें परसेंटाइल के लिए बेसिकली, हालांकि आप जवाब दे चुके, मुझे लगता है कि दर्शकों को फिर से उसे सुन लेना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि ये अभी भी क्लियर नहीं है कि आखिर इसका सर क्या कोई उदाहरण देके बता सकते हैं कि ये कैसे होगा? तो मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। मान लें कि प्रथम शिफ्ट में सरल प्रश्न पूछा गया और उसके टॉपर को मान लें कि 100 में से 90 नंबर आ गया जी, और दूसरे शिफ्ट में कठिन प्रश्न पूछा गया, सपोज करें, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, और उसके टॉपर को 50 नंबर आया, तो हम दोनों शिफ्ट के टॉपर को सेलेक्ट करेंगे, चाहे प्रथम शिफ्ट के टॉपर को 90 नंबर आया हो और दूसरे शिफ्ट के टॉपर को 50 नंबर आया हो। और उसी तरीके से हम प्रथम शिफ्ट के ऊपर से हम 5000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरी तरीके से दूसरे शिफ्ट के ऊपर से 5000 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेंगे। और चूंकि ये आप देखें कि स्टैटिस्टिकली 3 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो हमारा प्रथम शिफ्ट के बच्चे सब तेज हैं और दूसरे शिफ्ट के बच्चे सब बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वो सभी में स्टैटिस्टिकली 3-3 लाख अगर दोनों में अगर हैं तो एक फेयर का अमाउंट ऑफ कहा जा सकता है कि दोनों समूह जो है वो बराबर टैलेंटेड है। और इसीलिए अगर प्रश्न पत्र अगर थोड़ा बहुत अगर कठिन और सरल हो भी गया तो भी उनकी जो प्रतिस्पर्धा होगी, उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो अपने ही समूह के लोगों के बीच में बनेगा। इसलिए ये आशंका अपने मन से बिल्कुल निकाल लें कि उनको कोई कठिनाई होगी, बल्कि ये एक तरह से आप देखें कि अच्छे छात्र जो होंगे उनके लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि जो कदाचार करके जो गलत छात्र आ जाते थे वो बचेगा। अगर आप देखें कि पीटी की परीक्षा इतनी ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसमें 6 लाख में से अगर हमको 10,000 को ही चुनना है तो इसमें अगर एक नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसी स्थिति में अगर कोई कदाचार करके आ जाता है तो एक अच्छे जेन्युइन कैंडिडेट का हक मारा जाता है। तो मेरा मानना है कि ये एक सही दिशा में लिया गया कदम है और इसको कैंडिडेट भी बखूबी समझ लें कि ये उनके हित में है। जो कैंडिडेट अच्छा करते हैं वो कभी भी इसका इनकार नहीं करेंगे। इस चीज से को लेकर भी पूछा जा रहा है, इसमें बेसिकली आर्ट्स और मैथ के बच्चों के बीच में एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि स्केलिंग को लेकर अलग अलग मापदंड क्यों हैं, कि मैथ वालों जी। देखिए स्केलिंग के लिए भी मैं बता दूं, स्केलिंग के लिए भी निर्णय लिया गया है, लेकिन स्केलिंग के सिस्टम को तभी हम लागू कर सकते हैं जबकि दोनों सभी सब्जेक्ट्स में जिनका हम आपस में स्केलिंग करके कंपेयर करेंगे
उसमें कम से कम 1000 बच्चे हों, कैंडिडेट्स हों। क्योंकि अगर मान लें, आपको उसमें भी मैं उदाहरण देता हूं कि मान लें कि कोई ऐसा विषय है जिसमें कि सिर्फ 5 ही कैंडिडेट हैं। अब वो 5 कैंडिडेट में हो सकता है कि सबके सब बहुत अच्छे कैंडिडेट हों, और यह भी हो सकता है कि सबके सब बहुत खराब कैंडिडेट हों। तो उसको हम कैसे उसको मान लें कि वो बाकी जो दूसरे विषय के पॉलिटिकल साइंस या कोई और जिसमें कि ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ हम इस 5 ही कैंडिडेट वाले विषय के साथ कैसे नहीं कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये 5 कैंडिडेट्स या तो बहुत ही अच्छे हैं या बहुत ही खराब हों, तो हम उनको कैसे टॉपर से कंपेयर कर देंगे। इसलिए ये स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा स्केलिंग करना, 2 सब्जेक्ट्स का आपस में मिलान करना, जबकि संख्या ज़्यादा हो। और इसीलिए मैंने जो बताया कि जो पीटी एग्जाम में चूंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये स्टैटिस्टिकली इसको हम लोग कर सकते हैं जी। लेकिन अगर जहां संख्या बहुत कम है, 1000 से कम है, वहां हम स्टैटिस्टिकली स्केलिंग करना एक और गलत हो सवाल आ रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या जो पुरानी रिक्तियां हैं जो काफ़ी रह गई हैं खाली, जो कई सालों से नहीं आई है, अब सबको ये उम्मीद जगने लगी है कि बीपीएससी में जब बदलाव होगा तो नौकरियों की भी बहार आने वाली है, और आपकी तरफ सारे छात्र बड़ी उम्मीदों वाली नज़र से सर देख रहे हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि कब तक पुरानी जितनी भी वैकेंसीज हैं वो फिल कर लिए जाएंगे, क्योंकि और दूसरा सर एक इसी सवाल पे आगे भी आप जवाब दे दीजिएगा। इनका छात्रों का कहना है कि देखिए वहाँ एग्ज़ाम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर कोर्ट जाना होता है, फिर बहुत सारे मामले इतने पेचीदगी भरे होते हैं कि नौकरी मिलते मिलते आपको 3 से 5 साल और इवन 6 साल तक लग सकता है। देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जरूर है जी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम पारदर्शिता बरतते हैं और जो हम ऐसे चीज़ों को जैसे कदाचार मुक्त अगर हम परीक्षा कराते हैं, तो ये एक समय सीमा के अंदर ये सब काम हो जाएगा। वैसे भी मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बीपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है, और इसका काम जो है सरकार को अपनी अनुशंसा देना, नौकरी लगाना या कितनी संख्या में नौकरी लगाना, ये कार्य सरकार का है, और हम उसके कार्य में न हम उनके कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, न वो हमारे प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो हमें मतलब आयोग को जिस तरह से लगता है, और एक पारदर्शी तरीके से अगर आयोग ने अपनी अनुशंसा को बनाया है और उस अनुशंसा को भेजा है, अगर कोई उस अनुशंसा से संतुष्ट नहीं है तो वो बेशक वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन आयोग ने अपना काम कर दिया, और आयोग ने अगर उसमें पारदर्शिता बरतते हुए काम किया, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद उसका और फिर वो सरकार का और माननीय न्यायालय का फिर ये दायरा बनता है कि वो उसको देखें कि इसको कितना जल्दी से जल्दी इसको वाकई में नियुक्त कर सकें जी। जहाँ तक मेरा जितना पेंडिंग मामले हैं, तो मैं बता दूं कि अभी हमने अपने जितने 2.5 साल से जितने पुराने मामले थे, अधिकांश मामलों का हमने नवंबर माह तक का शेड्यूल बना दिया है, और वो मैं सारा इस पीरियड में कर लूँगा। उसमें कुछ अभी और रह गए हैं, उसका भी मैं 1-2 दिन में उसका भी मैं शेड्यूल बना दूंगा, और जितने बैकलॉग हैं उसको मैं पहले मेरा कोशिश रहेगा कि दिसंबर माह तक में पहुंचते हुए हम सारे बैकलॉग को क्लियर कर दें। एक और सवाल है, सवाल क्या छात्र दरअसल आप जुड़े हुए हैं, मैं मतलब मैसेज पढ़ नहीं सकता सर, हजारों मैसेज लगातार आ रहे हैं, वो लगातार आपसे जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी चेयरमैन अपनी बातें रख रहे हैं, वो भी इतने स्पष्ट तरीके से और सारे सवालों का बहुत ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। एक और सजेशन सर छात्र दे रहे हैं कि इन पीटी के एग्ज़ाम में होम टाउन क्यों नहीं दिया जाता, आप होम टाउन में ही एग्ज़ाम क्यों नहीं लेते, आप इसी को मैंडेटरी कर दें। ये कई छात्रों ने लिखा है सर। इसके कई कारण हैं, और मैं समझता हूं कि छात्र भी इसको समझते हैं अच्छी तरह से। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो देखते हैं ना कि पहाड़ों पर मंदिर रहते हैं, बहुत दूर रास्ते पर होते हैं, लेकिन जब जाते हैं दर्शन होता है तो एक सफलता का भी एक बोध होता है। उसी तरह से समझें कि ये भी एक उसी तरह का एक है। ये अलग अलग जगह पर होम प्लेस में नहीं रखने का एक बहुत ही स्पष्ट कारण है। वो कारण वो कैंडिडेट भी समझते हैं, हम सब समझते हैं।
हम अभी चलिए सर, उसमें बिहार तक पर बदलाव नहीं कर आप सकते। लाइव जुड़े और आपने सभी सवालों का जवाब दिया। उम्मीद करता हूं कि जो छात्र भी हमसे लगातार पूछ रहे थे, हमने उनके भी सभी सवाल ले लिए। और ये भी हम जरूर आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगली जो परीक्षा होगी वो कदाचार मुक्त होगी और तय समय पर, जैसा कि आपने वादा किया है कि जल्द ही कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। सभी छात्र सर अभी भी ये जानना चाहते हैं, बल्कि वो लिख भी रहे हैं कि सर ने आपको भी तिथि नहीं बताई, हालांकि उन्होंने कह दिया कि जल्दी ही होगा। सर जाते जाते आपका फाइनल कमेंट कि क्या हम ये मान के चलें कि दिसंबर तक बीपीएससी बिल्कुल दुरुस्त होगा, एकदम सही रास्ते पर होगा, किसी भी तरीके की कोई शिकवा शिकायत छात्रों की नहीं रह जाएगी? आप देखिए, शिकवा शिकायत तो हमेशा रहेगा और होना भी चाहिए, तभी तो हम सुधरेंगे और हम सुधार ला सकेंगे। अगर कोई शिकायत रहेगा तभी। और मेरा ये भी मानना है कि अगर हमने जो रिफॉर्म्स किया है, जो अभी उसमें प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें अगर मुझे कोई शिकायत ना आती तो मैं भी आशंकित हो जाता। मुझे लगता है कि जो कदाचार करने वाले हैं वो संतुष्ट है मेरे रिफॉर्म से, तो मतलब है कि कदाचार होता ही रहेगा। इसलिए ये शिकायत तो आना एक अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है और मैं उसके लिए ओपन भी हूँ और उनकी शिकायतों को सुन करके उसका समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जहाँ तक सेशन को दुरुस्त करने की बात है, मैंने बताया कि जितने बैकलॉग हैं मैं कोशिश करूँगा कि दिसंबर माह तक मैं समाप्त कर दूँ और कैलेंडर जो है, जो आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जो है वो हम सितंबर के अंत तक में डेफिनेटली सर आप बिहार तक पर